कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज क्रैश कोर्स का डे 8 है और आप लोग जानते हैं सैटरडे संडे जो आपकी क्लास का टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं क्योंकि उसमें ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है, तो वीकेंड की वजह से मेरा भी जो शेड्यूल है थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। आपकी जो डेली रूटीन क्लास है 11 बजे की कंपैरिजन में वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जितना मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, क्लास की टाइमिंग कुछ भी है, आपको तो पढ़ने से मतलब है और अधिकांश छात्र जानते भी हैं कि सर की क्लास आएगी ही आएगी, भले ही वो 11 बजे ना आए, शाम के 7 बजे आए, 7:30 पे आए, 8 आए, आपको आज का काम आज ही करना है। यही ध्येय, यही उद्देश्य लेके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत गर्मी है, पढ़ाने का मन करता नहीं है, पढ़ने का भी मन नहीं करता, ये मैं समझ पाता हूँ, लेकिन क्या करें बताओ, विकल्प ही नहीं है। अगर विकल्प होते तो करते। आज डे 8 है आपके क्रैश कोर्स का। पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल जितने भी आपके एग्जाम हैं उसके लिए एक क्रैश कोर्स चला है जिसका टारगेट 90 डेज का है। डे 8 है, ध्यान रखना 82 क्लासेस इसके बाद और आनी है। और एक चीज़ हमेशा अपने माइंड पे रखना कि एक ही साथ सब चीज़ें नहीं होती हैं, धीरे 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 आप स्टेप बढ़ोगे। 90 डेज होते होते आपके कॉन्फिडेंस को खुद चेक कर लेना, आपको मेहनत करने से मतलब है, ठीक है। देखिए, जो भी हमने जितना भी पढ़ा है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन एक वचन और बहुवचन से भी आता है और शब्द क्या देता है, 4 शब्द देगा, इनमें से कौन सा एक वचन है, इनमें से कौन सा बहुवचन है, या इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, इस शब्द का एक वचन क्या होगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना, जिन शब्दों के जो शब्द है अ से एंड हो रहे हैं, यानी अकारांत, यानी जिसका एंड अ से हो रहा है, ठीक है, जिसके लास्ट में अ आ रहे हैं, अकारांत, या जिन शब्दों का अंत आकारांत से हो रहा है, यानी जिसका आकारांत आ से एंड हो रहा है। तो इसको देखो, कई शब्द तो आप खुद ही जानते हैं कौन सा आपका एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, या कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, ये आप सब जानते हैं। तो अभी जैसे मैं आपसे बताऊंगा, ये सिंपल सी बात है, ये हमारा जो चल रहा है, ये चल रहा है आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, ठीक है। तो पहले हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला देख लेते हैं कि कौन सा लिंग है उसमें। अकारांत का मतलब जिसका एंड अ से हो रहा है, अकारांत है, अ से खत्म। आकारांत मतलब जिसका एंड आ से हो रहा है, जिस शब्द का। तो आप एक शब्द देखना, उसको कैसे इसको देखना है, जब कभी भी ये होगा, उस जिस जहां पर एंड हो रहा है उसके यहाँ पे या तो ए आ जाएगा या ए आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलेगा, ए या इस प्रकार से ए, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको कैसे इसको करना है, आपको एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज जैसे आकारांत का एक शब्द मैंने लिख दिया लोटा, और आपसे ये पूछा कि इसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाओ, या इसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग क्या होगा, ठीक है, मतलब एक वचन या बहुवचन क्या होगा, सॉरी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, एक वचन या बहुवचन क्या होगा, हम लोग वचन पढ़ रहे हैं तो देखना ही वचन है, ठीक है। तो जैसे लोटा है, इसका आपको क्या करना है, एक वचन या बहुवचन में बदलना है। तो ये एंड किससे हो रहा है, टा, आ रहा है ना, आ की मात्रा आ रही। तो हमेशा ऐसी जगह क्या होगा, जब कभी भी आएगा या इसकी जगह ए आ जाएगा या आई की मात्रा आएगी, तो ए की मात्रा लगाओ, लोटे का क्या हो जाएगा, लो, टा की जगह क्या हो जाएगा, टे, लोटे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप इस रूल को मत पढ़ना, आप ये देखना कि एक वचन या बहुवचन उसका क्या है। इसके अलावा जहां पे आपका बालिका लिखा है, बालिका, तो आप बालिका आ से एंड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा लास्ट में, ठीक है, बालिका ए, क्या आ जाएगा, बालिकाएं। तो इस तरीके से आपको इसको करना है, बालिकाएं। इसी प्रकार से कहीं पे आपको पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक, इसका बहुवचन क्या होगा, एक मतलब आपका इसका बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक, अ एंड हो रहा है ना, ओ से खत्म हो रहा है ना, लास्ट वाला शब्द देखना है, तो आपका इसका ए या आई हो जाता है, तो पुस्तिकाएं भी हो सकता है इसका, ठीक है। क्या लिखोगे, पुस्तकें भी होता है, पुस्तिकाएं भी होता है, दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है। एक तरीका तो ये है। और कभी कभी ध्यान रखना, जिन शब्दों का एंड ई से हो रहा है, यानी छोटी ई और बड़ी ई, यानी इकारांत या इकारांत, ठीक है, यानी जिसका ई, छोटी ई या बड़ी ई से एंड हो रहा, उसमें कैसे लगता है, उसमें हमेशा शब्द आता है या तथा अंत में दीर्घ स्वर को ह्रस्व का स्वर कर देते हैं। देखो इसमें क्या आएगा, एक तो या आएगा जो लास्ट शब्द है, और या के साथ तथा अंत में जो शब्द होगा, लास्ट वाला शब्द, अंत में दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाता है, दीर्घ का ह्रस्व स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको सर इसका मतलब क्या है, मैं अभी भी कह रहा हूं, आपको ना परिभाषा पूछने वाला है ना आपको ये रूल पूछने वाला है। आप सिर्फ किन्हीं किन्हीं शब्दों में अटक सकते हैं, वहां आपको गाड़ी कैसे आगे बढ़ानी वो देखना है। जैसे मैंने
स्त्री लिख दिया। इसका आपसे पूछा इसका वचन चेंज करो, बहुवचन में कन्वर्ट करो। देखो ये बड़ी ई से एंड हो रहा है, तो जहां बड़ी ई होगा वहां पे क्या आएगा, या आ जाएगा। तो और जो तथा अंत में दीर्घ, सॉरी दीर्घ है ना, बड़ी की मात्रा वहां छोटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो स्त्री, स्त्रियां हो जाएगा ना। तो कैसे होगा स्त्रियां, वो चेक करो, स्त्री यानी छोटी ई की मात्रा आएगा, स्त्रियां, ये छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कहीं पे कुर्सी लिखा पड़ा है ऐसे, तो बड़ी ई की मात्रा ना, तो इसको कैसे चेंज करोगे, कुर्सी, छोटी ई की मात्रा और या की मात्रा, ये इस प्रकार से। और ये शब्द आपको ना रटने हैं ना कुछ करने हैं, एक वचन बहुवचन हर कोई बना देता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरा जो होता है, थर्ड रूल जो होता है इसका, जो अगर कहीं पे या लिखा होगा, या से या का कन्वर्ट होगा या में। ठीक है, इस तरीके से चांद वाला, जैसे वस्तु लिख, आपका कोई शब्द लिखा है मैंने, गुड़िया, गुड़िया लिख दिया सपोज, देखो गुड़िया ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे चेंज कर दोगे, गुड़िया। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर दोगे, गुड़िया चेंज करोगे। इसी प्रकार से वधु लिखा है, जैसे क्या लिखा है आपका, वधुनी। इसी प्रकार से हाँ, अब जो आपको समझने वाली चीज़ है, जो आपको आनी चाहिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से, वो जो अब मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो कोई भी कर लेगा, और ना ही आपको इसके रूल पूछने वाला है, ना कुछ करने वाला है। अगर आपसे कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे कहीं पे देखो, एक रूल ये याद रखना, फोर्थ वाला, गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि से बहुवचन बनता है। ठीक है, इनसे क्या बनता है, बहुवचन। इन शब्दों के एंड यानी जिस शब्द के लास्ट में ये लगे होंगे वो बहुवचन होंगे, समझ जाना। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहीं पे यहाँ पे लिखा कवि, ठीक है, अब इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, कविगण। इस प्रकार से यानी कविगण एक प्रकार का सही शब्द है जो कि क्या है, बहुवचन है। इसके अलावा पक्षी लिखा है कहीं पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पक्षी वृंद, सेकंड वाला, ये अपने आप में क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रिय लिखा है, या प्रिय, प्रिय, तो इसको क्या कर सकते हो आप, प्रियजन, ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ये सबको नहीं आएगा। ठीक है, इसी के अलावा कहीं पे जैसे दल है, नर्तक लिख दिया मैंने, ठीक है, नर्तक, तो क्या लिख दोगे इसको, नर्तक दल, नर्तक दल। इस प्रकार से इसको कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और जैसे लोग है, लोग, हमको हम लोग कर दोगे, जैसे कहीं पे हम लिखा है, इसका बहुवचन ऐसे हो सकता है, हम लोग। ये बहुत इजीली आप लोग कन्वर्ट कर सकोगे। और ये देखना, ये शब्द कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ना परिभाषा ना कुछ, सिंपल सी बात है, इसमें से इसका एक वचन क्या होगा, इसमें इसका बहुवचन क्या होगा, वो इतना ही पूछने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट वाला देख लेते हैं, ऊ वाला, पांचवा, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा आपका। देखो जहां पर छोटी ऊ यानी उकारांत और बड़ी ऊ में एंड हो रहा होगा, यानी उकारांत, ठीक है, जहां पर इन शब्दों से लास्ट में एंड हो रहा होगा, छोटी यू या बड़ी यू, तो वहां पे हमेशा याद रखना ए आएगा तथा शब्द के अंत का दीर्घ स्वर ऊ को ऊ कर देगा। ठीक है, जो छोटी ऊ है वो बड़ी ऊ, मतलब जो बड़ी ऊ अपने आप में जो बड़ी ऊ है, यानी एक मतलब यहाँ पे उकारांत में क्या आएगा, जहां भी उकारांत होगा वहां पे उकारांत या बड़ी उकारांत, ठीक है, छोटी ऊ या बड़ी ऊ से एंड हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना ए आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कर दोगे आप, ए में कन्वर्ट कर दोगे, ये लिख दोगे उसकी जगह। और क्या होगा, इसके अलावा अंत का दीर्घ स्वर ऊ को ऊ कर देता है। अभी बताता हूं, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे वस्तु लिखा है मैंने, वस्तु, ठीक है, ये वस्तु लिखा है, वस्तु में छोटी यू की मात्रा आ रही है, तो ऊ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो लिखो वस्तु ए, हो गया है वस्तुएं। इसी प्रकार जैसे कहीं पे वधु लिखा है, वधु कैसी हो रही, बड़ी यू की मात्रा आ रही, तो इसमें क्या होगा, वधु ए हो जाएगा। कहने का ये मतलब है ऊ और ऊ, बड़ी ऊ से जो एंड हो रहा है उसका ए हो जाता है, तथा इस ऊ का मतलब जो बड़ी ऊ की मात्रा होगी छोटी ऊ हो जाएगा। ठीक है, वो छोटी यू की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इनको चलना है, ये एक वचन और बहुवचन इजीली समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन के रूप में हमेशा प्रयोग होते हैं, और नोट करके मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, शब्द लिखो, कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन के रूप में समान रूप से प्रयोग होते हैं, यानी वही एक वचन है वही बहुवचन है। ठीक है, जैसे देखो एक वचन और बहुवचन दोनों है, जो एक वचन कमा बहुवचन, ये दोनों जो हैं, ठीक है, इसके अंदर लिखो हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी। जैसे हाथी एक वचन भी है, बहुवचन, ठीक है, घर ये भी है, आज
ठीक है। इसके अलावा कल, दूध, पानी। अब दूध का एक वचन क्या होगा, दूध ही होगा, बहुवचन भी दूध ही होगा, ठीक है। घी, तेल, चाय, आप खुद ही समझ जाना कि यार घी, तेल, चाय, इस प्रकार के आदि कर दो। अब बताओ, पेपर में आप गए, आपसे पूछ दिया उसने इसका एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, उन शब्दों को सुनना और बोलना। यार मैंने कभी अपने व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार का शब्द यूज किया है, घी को घिए लिख दिया, तो क्या बताओगे आप, दूध है थोड़ा लिखिएगा। कभी खुद पूछना, कभी मैंने उसको ऐसे व्यवहारिक रूप में यूज किया है, आपको आंसर मिल जाएगा नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो आपका आता है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो फैक्ट के रूप में, लिंग विकार तत्व है, यानी जिसमें लिंग का कारण परिवर्तन आता है, लिंग विकार तत्व है, यानी कौन से तत्व लिंग विकार होते हैं, वो संज्ञा होती है, ठीक है। यानी लिंग के कारण जिसमें परिवर्तन आ रहा है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। इसके अलावा एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, पुल्लिंग कैसे छांटोगे। अब ये एक वचन बहुवचन वाला हो गया, पुल्लिंग कैसे छांटोगे अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। तो देखो पुल्लिंग, इसके आगे डैश करके लिखो, दिन, महीने, पहाड़, पेड़, ग्रह, देश और समुद्र के नाम सबके सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे, ठीक है। तो आप देखना कभी दिनों के नाम पूछेगा, बृहस्पतिवार पूछेगा या कुछ भी कहेगा, ठीक है, दिनों के नाम। इसके अलावा किसी महीने का नाम पूछ दिया, जनवरी, फरवरी, जो भी पूछता है आपसे। इसके साथ साथ किसी पहाड़ का नाम पूछ दिया, पेड़ का नाम। पेड़ में एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि सर ने पढ़ा रखा है और एग्जाम में इमली आ गया तो इमली को आप पुल्लिंग मत रखना, ब्रैकेट में लिख दो इमली छोड़कर, इमली को कट कर देना, ठीक है। पेड़ के नाम में इमली नहीं आएगी पुल्लिंग में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा ग्रह, ग्रह के ब्रैकेट में पृथ्वी लिखना, वो नहीं आता है पुल्लिंग में, ठीक है, पृथ्वी को कट कर देना। और एग्जामिनर बहुत चालाकी से पृथ्वी ही क्वेश्चन पर पूछ देगा। देश और समुद्र के नाम, देश कॉमा समुद्र के नाम, ये सब के सब अपने आप में होते हैं पुल्लिंग शब्द होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो कोई दिन का नाम पूछ दिया उसने, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, पुल्लिंग होगा। महीना पूछ दिया, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, या हिंदी वाले महीने के नाम पूछेगा। पहाड़ के नाम पूछ दिए, कोई पेड़, पेड़ के अलावा जैसे इसमें से पूछेगा, देखो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा बरगद, या आपसे नीम, या आपसे पूछ दिया कोई और पेड़ का नाम शीशम, या आपसे पूछ दिया इमली, इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है, तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए। इसीलिए कहता हूं घर से तैयारी करके जाओ। और ग्रह, ग्रह में पृथ्वी के नाम छोड़ के देशों के नाम आपके पुल्लिंग, समुद्र का नाम आपका पुल्लिंग, चाहे कोई भी समुद्र हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको कई चीज है, जैसे अब ये तो बताने की चीज नहीं है कि इसका ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये तो खुद ही छाट हो गई, पेपर में ऐसा आता भी नहीं है और पढ़ाने लायक भी नहीं है कि 90 डेज में आपको ये बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक तथा न आता है वो भी अपने आप में पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। देखो जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक, ये सब के सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे लड़के, आ को लगाओ, कोई शब्द बना दो, लड़का, ठीक है। इसके अलावा पन, इसके अलावा पन, जैसे बचपन, अपनापन, बचपन, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसके अलावा पा वाला बनाओ, पा का क्या बनाओगे, बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरीके से अक, गायक, अक का बना दो, गायक, गायक क्या है, अपने आप में पुल्लिंग होता है, ठीक है। अब देखने में ऐसा लगता है कि यार हम स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है बहुत इजीली छांट देंगे, वो ऐसे शब्द पकड़ देना। अब देखो इसी में पकड़ दिया आपसे, और कितने बच्चों को आज ही पहली बार पता चल रहा होगा कि ये भी चीज होती है, ठीक है। इसके अलावा स्त्री और पुरुष कई बार समान लिंगी होते हैं, यानी कई ऐसे शब्द होते हैं जिसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक अगला सब पॉइंट लिखो, स्त्रीलिंग डैश लेस पुल्लिंग, यानी जो स्त्रीलिंग भी है जो पुल्लिंग भी है, ऐसे भी कई शब्द होते हैं जो दोनों के लिए सेम रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो स्त्रीलिंग ऑब्लिक पुल्लिंग दोनों के लिए जो समान रूप से प्रयोग होगा, ठीक है। पहला लिखो प्रधानमंत्री, दूसरा लिखो डॉक्टर, ठीक है, तीसरा लिखो, इसी प्रकार से लिखता है आपको, ठीक है। मतलब डॉक्टर लिख दो DR, समझ जाओगे शॉर्ट में। प्रधानमंत्री हो गया, डॉक्टर है, इसके अलावा कोई मिनिस्टर है, मंत्री, ठीक है। इंजीनियर, इंजीनियर भी अपने आप में क्या होता है, स्त्रीलिंग भी होता है पुल्लिंग भी होता है, इंजीनियर, ठीक है। इसके अलावा खिलाड़ी और राष्ट्रपति, खिलाड़ी, किसी खिलाड़ी का नाम खिलाड़ी अगर होगा राष्ट्रपति होगा, ये ऐसे होते हैं। इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से कोई लिंक नहीं होता है, ये सब स्त्रीलिंग भी होते हैं पुल्लिंग भी, दोनों के लिए एक ही चीज प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी शरीर के अंग हैं, चाहे धातुएं हैं, चाहे भाववाचक संज्ञा है या आकारांत शब्द है, सबके सबके हैं वो पुल्लिंग है, ठीक है। लिखो शरीर अंग,
अब हाथ पूछ दिया, हाथ क्या है, पुल्लिंग हो गया, ठीक है। साथ साथ धातु, लोहा, सोना, चांदी, ये सब भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। और इसके अलावा अंत में जो होगा क्या, आकारांत शब्द, जिनको ये तो छोड़ दो, आदि, ये भी सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब देखिए मेरा जैसा एग्जामिनर पेपर में बैठ गया, मतलब पेपर सेट करने, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैं नहीं जानता कि उसकी थिंकिंग कितनी हमसे मैच करती है, जो आपका एग्जामिनर है उसने क्या किया, इनमें से कौन सा एक पुल्लिंग नहीं है, ठीक, हाथ, सोना, ठीक है, और इसके अलावा बुढ़ापा, इसके अलावा इमली। अब बताओ, इस तरीके से उसने पेपर में बना दिया। अब कितना दिमाग लगाते हैं यार, सोचो कि कहाँ पर हम चेंज करें, क्या करें, तो हमारी आत्मा जो है बेहोश होने वाली होती है। इसीलिए हमने आज उसका पूजन कर दिया, बोला तो बेहोश मत होना, परेशान मत होना, हम इसमें से टिक कर ही आएंगे सही तरीके के आंसर को, क्योंकि आज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो क्लास है, ये कोई आपको देखो रटनी भी नहीं है, इस वाली क्लास को स्त्रीलिंग पुल्लिंग के कोई नियम नहीं पढ़ने आपको, बस मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान रखना, उसका प्रैक्टिस करना। और एक क्वेश्चन मैक्सिमम आता है अपने, ठीक है। अगला लिखो स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग की कैसे पहचान करनी है आपको, स्त्रीलिंग जितनी भी भाषाएं होती हैं, ठीक है, भाषाएं होंगी स्त्रीलिंग होंगी। इसके अलावा नदियों के नाम, ठीक है, इसके अलावा तिथियों के नाम, तिथि, इसके साथ साथ कोमल भाव, जैसे कोमल भाव के अंदर कुछ कोमल शब्द नहीं होते, कोमल भाव जैसे करुणा, ममता। अब ये तो आप लड़की का नाम समझोगे, लेकिन ये वैसे नहीं, दया, इस टाइप की चीज है, ठीक है, कोमल भाव। साथ साथ ही इसके अलावा शक्ति सूचक जो शब्द होते हैं, शक्ति सूचक मतलब जैसे पुलिस, पुलिस, सेना, ठीक है, पुलिस, सेना। इसके अलावा कोई समिति, और ब्रैकेट में बंद करके बोलियां, कोई भी बोली हो, ठीक है, कुमाऊनी, गढ़वाली। अगर आपसे पूछ जाए कुमाऊनी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। गढ़वाली की बोली क्या है, स्त्रीलिंग है। तो बोलियां है, शक्ति सूचक शब्द है, भाषाएं, नदियां, तिथियां, कोमल शब्द। तो आपको इसको रटने की जरूरत है, आप इतना पकड़ लोगे तो आप तुरंत स्त्रीलिंग शब्द छांट लोगे वहां, ठीक है। अब देखो आइन से आनी लगाकर भी क्या बनता है अपना, मतलब देखो एक ये लिखो, आइन या आनी लगाकर भी स्त्रीलिंग बनता है। लगाकर क्या बनता है, स्त्रीलिंग। कैसे बनेगा आपको लगा के दिखा दो। पंडित, पंडितायन हो जाएगा। देखो पंडित का स्त्रीलिंग बनाओ, पंडित का पंडिताइन, आइन लगा दिया ना मैंने। इसके अलावा चौधरी, चौधराइन, चौधराइन। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब देखो विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी बोला जाता है उसको, ठीक है, विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। सास का क्या होगा बताओ फिर पुल्लिंग, सास का ससुर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको छांटना आना चाहिए, और आना ही आना चाहिए। बाबू का लिखो बाबू आइन, बाबू का स्त्रीलिंग होता है बाबू आइन, आइन लगा के बनाते हैं, ठीक है। इतने से अगर आप काम चलाओगे तो आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। लेकिन वो एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसको पता है कि इतना सरल हिंदी है, पूछना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछेगा लास्ट में स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। बहुत चालाकी से काम करते हैं लोग ना, और जो पूछेगा इतने से आपका वो काम बना देगा, ठीक है। अब हमने कहा चलो यार हिंदी तो पढ़ ही रहे हैं, थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का मतलब और भी तो चीज़ें हमारे एग्जाम में लाइक सर वो चीज़ें क्यों नहीं पढ़ा रहे, वो भी आप लोग को क्या करना है, देखना है, ठीक है। इससे आगे के आप लोग क्वेश्चन देखिए और सुनिए। अब आता है क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार, कौन से ये क्वेश्चन एक ध्यान रखना, ठीक है। लिखो कौन से मूल अधिकार, कौन से मूल अधिकार कभी समाप्त नहीं किए जा सकते, कभी समाप्त नहीं किए जा सकते, कभी मतलब निलंबित भी नहीं किए जाते। ब्रैकेट में निलंबित लिख दो, पोस्टपोन कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 के, ये आर्टिकल के रूप में आता है क्वेश्चन, किन दो अनुच्छेदों को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। एक दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अगर आपका कहीं पे आपको गिरफ्तार कर लिया तो आपको वकील दी जाएगी, कानूनी सहायता दिया जाएगा और आपके लिए उसका संरक्षण दिया जाएगा। एक वो, और एक जीवन का अधिकार, ये किसी भी केस में समाप्त तो नहीं होता। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। कौन से दो अनुच्छेद जो हैं, और इसको एक मतलब लिख भी लो इसमें, एक जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में यानी जीने का अधिकार, और आर्टिकल 20 में लिखो अपराधों के संबंध में, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा, न्यायिक पुनरावलोकन किन किन अनुच्छेदों में दिखता है अप्रत्यक्ष रूप से, न्यायिक
पुनर्विलोकन, ठीक है, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन किन किन अनुच्छेदों में दिखता है? तो 3 अनुच्छेद है जो बेसिकली न्यायिक पुनर्विलोकन को दिखाते हैं। एक है आर्टिकल 13, एक है आर्टिकल 32 जिसमें आपके 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, एक है आर्टिकल 226। इसमें क्या है बच्चों, देखो हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है यानी उच्च न्यायालय, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। वो रिट मैं बता दूंगा। तो जहां पे जो क्वेश्चन जिस तरीके से बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित नहीं है? 2 ये दे देगा, एक कोई 3 ये कोई एक अलग दे देगा, ठीक है। अब कभी कभी जो मैंने 20 वाला बताया, देखो अपराधों के संबंध में 11th एनसीईआरटी चल रही पॉलिटी, ठीक है। अपराधों के संबंध में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के संबंध में, थोड़ा आर्टिकल है मूल अधिकार वाला, मूल अधिकार टॉपिक भी है, संरक्षण ये करता है आपको आर्टिकल 20, ठीक है। अनुच्छेद 20 इसको दर्शाता है। ये क्वेश्चन भी देखना। अगला, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के लिए घोषणा पत्र की मांग कब की? ठीक है, लिखो नेहरू समिति ने, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र की मांग, अधिकारों के लिए यानी मौलिक अधिकारों के लिए, ठीक है, घोषणा पत्र की मांग लिखो, घोषणा पत्र की मांग कब की थी? 1928 में की थी, ये ध्यान रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, समानता के अधिकार के तहत कौन कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, और उससे क्वेश्चन अपने तरीके से कैसे पूछेगा मैं बताता हूं, ठीक है। देखो समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 14 to 18। अब देखो 14 में क्या है, इसमें आएगा विधि के समक्ष समानता, ये बहुत आता है, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समान सब समान होंगे। 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, ठीक है। क्या क्या लिखोगे इसमें? धर्म, मूल वंश, जाति, एक जाति है, धर्म है, मूल वंश है, लिंग है और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसके साथ भी? जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, ये 15 कहता है, ठीक है। 16 देखना आर्टिकल, अवसरों की समानता यानी रोजगार के अवसर सबके लिए समान होंगे, रोजगार के अवसर समान यानी अवसरों की समानता, अवसर समान होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। 17 पूछता है आपसे अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ब्रैकेट में छुआछूत लिख देना, ठीक है। अनटचेबिलिटी जिसको आप लोग बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत यानी अनटचेबिलिटी। इसके अलावा 18 जो है उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या है? पहले के टाइम पे जो है उपाधियां होती थी राजा महाराजाओं के पास ना, वो सब एंड करके अब एक आर्मी के सेक्टर में आप ले सकते हो, मेजर, कर्नल, रिटायर भी लेते हैं ना। इसके अलावा जो डॉक्टरेट वगैरह की उपाधि होती है, पीएचडी वगैरह एकेडमिक फील्ड में, ये आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी उपाधि आपको नहीं मिलेगी। ये समानता के अधिकार के आर्टिकल हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपका, शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है 21 का ए, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। और शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों के बाद इसमें शामिल किया गया, तो वो आ जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से आप जमा हो सकते हो 19 के बी में, शांतिपूर्ण ढंग से जमा किस अनुच्छेद के तहत आप लोगों को किया जा सकता है? 19 का बी यानी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगला लिखो, किसी भी पेशे को चुनने एवं व्यापार का अधिकार, किसी भी पेशे को चुनने व व्यापार का अधिकार, किसी भी पेशे को चुनने प्लस व्यापार का अधिकार, ये है 19 के एक के जी में, ठीक है। ABCDEFG वाला जो है उसके अंदर ये शामिल किया गया है। अभियुक्तों व
मतलब अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार, जैसे किसी को गिरफ्तार कर दिया या किसी गिरफ्तार, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं जेल में, उनको जो अधिकार दिए गए हैं वो 22 के तहत दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखो अभियुक्तों व सजा पाए लोगों का अधिकार, अभियुक्तों प्लस सजा पाए गए लोगों के अधिकार, लोगों के अधिकार, ये है अपने आप में आर्टिकल 22 के अंदर, ये भी देख लेना है। ठीक है, मानव के मानव दुर्व्यवहार व बंधुआ मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत रोकी गई है? 23 के तहत। देखो मानव दुर्व्यवहार प्लस बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी बिना पैसे दिए किसी को काम पे लगाना। ठीक है, 23 का ए इसके खिलाफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। अगला लिखो मतलब बाल शोषण के खिलाफ, यानी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पे प्रतिबंध, यानी बाल शोषण के खिलाफ लिख दो, चाइल्ड लेबर के खिलाफ कौन सा अनुच्छेद काम करता है? 24। कौन सा अनुच्छेद काम करता है? आर्टिकल नंबर 24 काम करता है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अनुच्छेद इतने थे, और दो अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है अल्पसंख्यकों को भाषा व संस्कृति का संरक्षण, जो माइनॉरिटी होते हैं 29 में, और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार 30 में। लिखो अल्पसंख्यकों के भाषा व संस्कृति संरक्षण, उनको भाषा व संस्कृति का संरक्षण होगा 29 में, और इनके अलावा इनको अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है 30 में। लिखो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार के शैक्षिक संस्थान 30 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में। ये देख लेना, एक देखना समानता के अधिकार से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के दोनों आर्टिकल ध्यान रखना, चाइल्ड लेबर के खिलाफ ध्यान रखना, मानव दुर्व्यवहार बंधुरी मजदूरी को याद रखना, और जो सजा पाई लोग हैं उनके आर्टिकल किसके अंदर है ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर उसने पूछ दिया नरेगा को संसद ने कब पारित किया? नरेगा को संसद ने कब पारित किया? ठीक है, लागू हुआ नहीं पूछा मैंने, मनरेगा कह रहा हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन लिखो नरेगा को संसद द्वारा पारित या मनरेगा को संसद द्वारा पारित की, जो भी लिखते हो। नरेगा संसद द्वारा पारित। अभी सब आपका क्या चल रहा है, 11th और 12th की एनसीईआरटी चल रही। ठीक है, 2005 में नरेगा पास हुआ था। अगला, अधिकांश श्रमिकों को रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? लिखो अधिकांश श्रमिकों को रोजगार कौन सा अनुच्छेद मतलब कौन सा क्षेत्र देता है? प्राथमिक क्षेत्र। और बता चुका हूं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन सी क्रियाकलाप आते हैं, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो श्रम बल का अनियतीकरण से आप क्या समझते हैं परिभाषा के रूप में? श्रम बल का अनियतीकरण, ये कैसे इसको डिफाइन करोगे? तो आप इसको पूरी डेफिनेशन लिख लो इसका, श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम रोजगार की ओर। जैसे एक प्रॉपर वेतन मिल रहा था उनको, उससे हटकर आप अनियत रोजगार की ओर उनको लगाओगे, कोई फिक्स नहीं होगा उनका, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं श्रम बल का अनियतीकरण। तो लिखो श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर, श्रमिकों का नियत वेतन रोजगार से हटकर, रोजगार से हटकर अनियमित वेतन की ओर जाना। अनियमित वेतन लिख दो, अनियमित हटकर अनियमित श्रम रोजगार की ओर। ठीक है, की ओर जाना ही क्या कहलाता है अपने आप में? श्रम बल का अनियतीकरण। कहीं परमानेंट अच्छी जगह कर रहा था, उसके हटा के कहीं दूसरी जगह लगा दे जहां कोई पता ही नहीं है रोजगार का, उसको बोलते हैं। अगला लिखना आपको आर्थिक क्रियाएं जो औद्योगिक वर्ग में विभाजित की जा सकती है। कुछ ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसको आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, वो काम करते हैं, उसमें कृषि भी आता है, ध्यान रखना, क्योंकि कृषि प्रोडक्ट फाइनली उद्योगों में जाते हैं। ठीक है, तो लिखो आर्थिक क्रियाएं जो औद्योगिक वर्ग में विभाजित होती हैं। क्या लिखोगे? आर्थिक क्रियाएं जो औद्योगिक वर्ग में विभाजित होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं वो लिखना है आपको। एक लिखो कृषि, दूसरा लिखो खनन और उत्खनन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इनमें से एक ऑप्शन आता है कृषि, दूसरा है खनन व उत्खनन। ठीक है, खनन व उत्खनन। इसके बाद थर्ड आपने लिखना है विनिर्माण, और उसके बाद लिखना है विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति,
लिखो विनिर्माण, ये सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगला लिखो विद्युत, उसको लिखो गैस व जलापूर्ति, गैस व जलापूर्ति। इसके साथ साथ लिखो निर्माण, वाणिज्य, परिवहन और भंडारण, निर्माण कार्य, परिवहन, वाणिज्य व भंडारण, ये सब के सब आती हैं एक्टिविटीज औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी, क्योंकि उद्योग क्या है, कृषि पे डिपेंड है। खनन व उत्खनन भी कहाँ जाते हैं, लास्ट में औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, इसमें से कौन सा एक नहीं है करके कहीं ना कहीं पूछ सकता है, ठीक है। अगला लिखो बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े भारत में कौन जारी करता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO। लिखो बेरोजगारी आंकड़े जारी करता है। अगला क्वेश्चन लिखो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, बेरोजगारी आंकड़े कौन जारी करता है, NSSO यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय लिखना है हिंदी में, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है। अगला लिखो रोजगारहीन, रोजगार विहीन समृद्धि किसको कहते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि परिभाषा के रूप में आएगा रोजगार सृजन के बिना अधिक वस्तु एवं सेवा का उत्पादन। रोजगार तो क्रिएट हो नहीं रहा, रोजगार सृजन के बिना अधिक वस्तु प्लस सेवा का उत्पादन, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जीएस का लिखना है आपको, श्रमिक जनसंख्या अनुपात से आप क्या समझते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, ये सब 11th की एनसीईआरटी चल रही, ठीक है। ये क्या होता है, कुल जनसंख्या को डिवाइड करोगे श्रमिक से, इंटू कर दोगे 100, परिभाषा समझ जाओगे, वहां लिखा होगा कुल जनसंख्या को श्रमिक से डिवाइड करने पर अगर उसको 100 से गुणा कर दिया जाए तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात आता है, ठीक है। इसके बाद देखना 10 क्वेश्चन आपके आते हैं उत्तराखंड के, उनको आप लोग लिखिए। आपका डेली रूटीन की तरह कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे, अब उत्तराखंड के भी देख लेना, ठीक है। अब बच्चों यार देखो कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ने के अलावा, तो 8 दिन हो रहे हैं, अभी 8वीं क्लास है, धीरे धीरे कुछ संयम रखना। कभी लोगों को लगता है कि ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, हो जाएगा, सब चीज़ अपने समय के साथ होती है, चेक करते रहो, ठीक है। अगला देखो उत्तराखंड में परंपरागत रूप में हूणदेश किसको कहा जाता था, लिखो उत्तराखंड में परंपरागत रूप से हूणदेश नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड में परंपरागत रूप से हूणदेश नाम से जाना जाता था तिब्बत, यानी तिब्बत का जो इलाका था वो हूणदेश कहलाता था, ये लिखना है, ठीक है। अगला लिखो जोहार घाटी किस नदी के मध्य है, जोहार घाटी, जोहार घाटी में बोला जाता है बच्चों गोरी नदी जो है ना, वहाँ काली गोरी सुना होगा आपके, गोरी नदी का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है जोहार घाटी के अंदर आता है। दूसरा लिखना है आपको दारमा घाटी, दारमा घाटी ये किस नदी के किनारे आता है, किस नदी के क्षेत्र में आता है, इसको लिखना है आपको दारमा चौदास घाटी लिखना है इसको, पूर्वी धौली गंगा, दारमा चौदास घाटी करना है इसको, ठीक है, दारमा चौदास घाटी, ये आता है आपका पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा के क्षेत्र में आता है, ठीक है। और अंतिम जो आता है आपका व्यास घाटी आता है, कूटी नदी, व्यास घाटी भी है उस साइड को, ठीक है। यहाँ इस क्षेत्र में जो आता है वो आता है अपने आप में कूटी नदी। और ऐसे कुछ मिलाने को कभी क्वेश्चन आ सकता है कि मैच करने को, जोहार घाटी, दारमा चौदास घाटी, व्यास घाटी, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अगला लिखना गढ़वाल में सलाण किसको कहा जाता है, गढ़वाल में सलाण किसको कहा जाता है, तो इसको लिखना जो ऊंचे पठार व दक्षिण के लघु हिमालय में, ऐसे लिखना लघु हिमालय में ऊंचे पठार व दक्षिण के मध्य के भाग, यानी जैसे लघु हिमालय का जो क्षेत्र होगा इसके जो पठारी इलाके हैं इस प्रकार, और इसका जो साउथ का पोर्शन है इसके जो बीच का भाग है इसको सलाण बोला जाता है। तो लिख लो लघु हिमालय में ऊंचे पठार व दक्षिण के मध्य का भाग, उनके मध्य का भाग जो कहला जाता है वो सलाण कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखो पातली दून किसके मध्य है, नदी का नाम पातली दून, ठीक है। ये है अपने आप में रामगंगा व कोसी, रामगंगा यानी कौन सी रामगंगा, पश्चिमी कर देना ब्रैकेट में, कोई भरोसा नहीं क्या लिख दोगे वहाँ, प्लस कोसी नदी के मध्य, ठीक है। कोसी नदी के मध्य कौन सा है, पातली दून। दूसरा कोटा दून लिखो किसके मध्य है, कोटा दून, ये है अपने आप में किसके, कोसी व बौर नदी के मध्य, कोसी प्लस बौर नदी के मध्य लिखो, बौर नदी के मध्य कोटा दून है, ठीक है। इसके बाद 3 नदियों के नाम लिखूंगा किस किस आएगा, हनुमान गंगा, कमल नदी, रिसनाल नदी, टोंस नदी, गिरी नदी और भद्री किस किस सहायक हैं, यमुना की। तो लिखो जो आता है वो तो ठीक है,
हनुमान गंगा प्लस कमल नदी प्लस रिस्नाल नदी प्लस टोंस नदी प्लस गिरी नदी प्लस भद्री नदी। ठीक है, ये किसकी सहायक है? यमुना नदी की सहायक लिख देना। किसकी नदी है? यमुना। अगला लिखना जाह्नवी किस नदी का अन्य नाम है? जाह्नवी। ठीक है, ये है जाड़ गंगा। और जाह्नवी किसकी सहायक है? भागीरथी। लिखो, ये किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक। भागीरथी की सहायक कौन सी है? जाह्नवी नदी है। ठीक है, इसके अलावा भिलंगना आपको पता ही है भागीरथी की सहायक है। भिलंगना भी लिख लो एक वहाँ पे साइड में कि भिलंगना किसकी सहायक है? भागीरथी नदी की सहायक है, लिख लेना इसको। ठीक है, भिलंगना किसकी सहायक है? भागीरथी नदी की सहायक है। अगला लिखो एक ऐसे लिखो, सीनी प्लस काली प्लस, ये काली वाली नहीं है, ठीक है, ये दूसरी है, मद महेश्वर, ये किसकी है? मंदाकिनी की सहायक। मंदाकिनी की सहायक है। ठीक है, किसकी है? मंदाकिनी। अगला लिखो रेणी गंगा। क्या लिखोगे? रेणी गंगा प्लस गिरथी ठीक है, प्लस क्योंगाड़ सहायक। क्योंगाड़ ये किसकी सहायक है? ये है अपने आप में किसकी? पश्चिमी धौली गंगा, यानी जो विष्णु गंगा भी के आसपास वाली। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा ही विष्णु गंगा है, तो ये उसी की क्या है? सहायक है। ठीक, इसके बाद वेदमाता नाम से किस नदी को जाना जाता है? वेदमाता, ये कहलाती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? वेदमाता नाम से। ठीक है, अगला लिखना आपको सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, गरुड़, विरही, बालखिल्य, नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी, सब किसकी सहायक है? अलकनंदा की। मैं लिखा नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लो। सरस्वती प्लस पश्चिमी धौली गंगा प्लस गरुड़ प्लस विरही प्लस बालखिल्य प्लस नंदाकिनी प्लस मंदाकिनी प्लस पिंडर, ये किसकी है? अलकनंदा। अगला लिखो नयार नदी व गंगा का मिलन। नयार प्लस गंगा का मिलन जो होता है, ये किस स्थान पे होता है? अपने आप में व्यास घाट पे। ठीक है, व्यास घाट। और आज के दिन का आपने अंतिम क्वेश्चन लिखना है, काली का वास्तविक स्रोत लिखो। काली नदी जो पिथौरागढ़ वाली है, ठीक है, कुटी, काली का वास्तविक स्रोत। एक तो काला पानी है, दूसरा क्या है? कुटी। कुटी लिख दो, कुटी यांगती जिसको बोलते हैं, कुटी और प्लस काला पानी, इन दो जगह से निकलती है। काला पानी जो कुटी है, इसको वास्तविक स्रोत माना जाता है इसका। ठीक है, अगर दोनों नाम आएंगे तो कुटी की ओर आप लोगों को क्या करना है? जानना है। ये थे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 10 आज के क्वेश्चन। तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए इसी तरीके से चलते रहेगी। आप लोग साथ बनाए रहना, साथ साथ ही आप लोग इसको पढ़ना। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा गर्मी है, पूरा कमरा बंद होकर पसीना ही पसीना हो रहा, लेकिन ये मेहनत आप लोगों के लिए ही की जा रही है। होपफुली चीज़ें आपकी समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।